हरिओम। द्वितीय सत्र में 15 सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। 15 सत्र में अपने बीच उपस्थित है श्रीमान कमल किशोर सिन्हा जी, श्रीमान मनोज कुमार जी। आपसे आग्रह है कि कृपया आप दीपपूर्वक 15 प्रारंभ करें। माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी। यहाँ पर आओ ना, बंधनों में कुछ कार्यक्रम चल रहा है।
आवाज आ रहा है? सर बोल रहे हैं कहीं आवाज नहीं जाती है। आप जाओ शांति
सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन बैठक में उपस्थित हैं विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान के राष्ट्रीय सभामंत्री और विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के माननीय मंत्री महोदय श्रीमान कमल किशोर सिन्हा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और दक्षिण बिहार के मंत्री आज उपस्थित है, आप बंधुओं का स्वागत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान रामदत्त चक्रधर जी, माननीय क्षेत्र प्रचारक उत्तर पूर्व क्षेत्र। आपका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है। 1974 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। आप गणित से स्नातकोत्तर और स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए हैं। 1984 से आप प्रशासकीय जीवन में हैं। 2000 में आपने जिला प्रचारक के रूप में सेवा दिया। 2002 में छत्तीसगढ़ के आप प्रचारक हुए। 2009 में मध्य क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक के रूप में आप मध्य क्षेत्र। 2012 में आप क्षेत्र प्रचारक के रूप में मध्य क्षेत्र का कार्य किया है। 2015 में उत्तर पूर्व क्षेत्र से आप हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता भी श्रीमान रामदत्त चक्रधर जी हैं। इसके पूर्व मैं श्रीमान कमल किशोर सिन्हा जी, श्री मनोज कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि गलवान घाटी में सोमवार के जो हिंसक घटना हुई और भारत के देश रणगामों ने संघर्ष करते हुए Y40 ने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए अपने को बलिदान किया, लेकिन इस भूमि के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया। उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि के लिए मैं विद्यालय के प्रचार श्रीमान नीरज कुमार जी आग्रह करता हूँ आप श्रद्धांजलि दे। माननीय कमल जी, माननीय मनोज जी, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि अभी हम रणबांकुरों की श्रद्धांजलि 1 मिनट मौन रखकर देंगे। तत्पश्चात अपने माननीय क्षेत्र प्रचारक जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। तो हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर 1 मिनट का मौन श्रद्धांजलि रखेंगे। हरिओम। हम सब यथास्थान बैठ जाएंगे। निवेदन है अपने क्षेत्र के माननीय क्षेत्र प्रचारक श्रीमान रामदत्त चक्रधर
देना, इसी में ही जीवन समर्पित कर दिया। तो अभी अभी ये जो कोरोना का कालखंड है उसमें बंदरों के भी सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई, तो अपने कार्यकर्ताओं ने चित्रकूट में, अयोध्या में बंदरों के भी चने की व्यवस्था, उनके भी भोजन की व्यवस्था सोची। तो सेवा ये हमारे देश के सामान्य नागरिकों के जनजीवन में रक्त में समाहित है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि सेवा धर्म है, सेवा धर्म। बंधुओं, आज के समय में सेवा के बारे में कई प्रकार की गलत अवधारणाएं भी हम सबको देखने में आता है। एक पंचायत चुनाव में भी जो पंचायत में मुखिया के लिए खड़ा हुआ व्यक्ति है वो कहता है, अरे भाई मुझे एक बार सेवा का अवसर दे दो तो मैं सारा दृश्य बदल दूंगा। यानी वोट लेना, वोट देना, ये भी सकते हैं तो उसको भी कह देते हैं कि मैं सर्विस में हूं, सेवा में हूं। तो सेवा और सर्विस ये दोनों समानार्थी शब्द नहीं थे। कुछ हमको मिलता है तब हम उसके बदले में जो काम करते हैं वो सर्विस है, सेवा का समानार्थी नहीं है सर्विस। तो वास्तव में सेवा तो बहुत, और इसलिए सेवा की अवधारणा हमारे तो राजा रंती देव का एक प्रसंग आता है, बहुत अकाल पड़ा, सब दाने दाने को मोहताज हो गए, त्राही त्राही बच गई। राजा रंती देव के सामने भगवान प्रकट होकर के उन्होंने कहा, पूछा। राजा रंती देव इसके पहले कुछ लोगों को अपने सारे हिस्से का भोजन दे चुके थे, तो उससे प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा रंते दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम, न तो हम, मुझे कोई कामना नहीं है, राज्य की इच्छा भी नहीं, धन भी नहीं, पद प्रतिष्ठा भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? एक ही बात चाहिए, प्राणी नामार्ति नाशनम। प्राणी मात्र के अंदर जो पीड़ा है, वो दुख है, वो दूर होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है, यही मुझे वर दे सकती। यानी अपने देश में सेवा का जो एक उत्कृष्ट नमूना है वो ये है अपने से परे जाना। किसी को कुछ सेवा किया तो उसके बदले में कुछ प्राप्ति की लालसा नहीं रखना। अपने सेवा किया तो उसके बदले में कुछ देगा, कुछ मिलेगा, कुछ यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा। आजकल कहीं पर सेवा करते हैं तो लायंस और रोटरी के लोग उसका फोटो खिंचाते हैं। एक छोटी सी कॉपी किताब बांटते हैं तो उसको भी सेवा करते हुए दिखाया जाता है। ये ठीक है कि हम कुछ अच्छा काम करते हैं, उसका समाज को थोड़ी प्रेरणा मिले, इसके लिए थोड़ा प्रसिद्धि करना ये भी आवश्यक लगता है आज के समय में, उतना करना ठीक है। लेकिन अपने नाम को आगे करके उसका ढिढोरा पीना, ये वास्तव में सेवा के पीछे ये भाव नहीं है। नींव में रहकर समाज के लिए सेवा करना, समाज के लिए काम करना, उनके दुखों को दूर करना, यह वास्तव में सेवा के प्रति दृष्टि है। ये हमारा देश जो है वह एक प्रकार से आध्यात्मिक देश है। आध्यात्मिक देश होने के कारण, आध्यात्म प्रधान जीवन होने के कारण हर एक के मन में समाज के लिए कुछ न कुछ करना। दिल्ली के अंदर एक ऑटो चालक अपने केसधारी बने, रविवार के दिन ऑटो आधा दिन चलाता है, आधा दिन गुरुद्वारे में जाकर के सेवा देता है, आधे दिन जो कमाई हुआ उसको भी गुरुद्वारे में समर्पित कर देता है। और इतना ही नहीं,
तो प्रतिदिन जो विकलांग है ऐसे बंधुओं को बिना किराया लिए उसको जहां निर्धारित स्थान है वहां तक पहुंचाना है प्रतिदिन। यानी प्रतिदिन ऐसे विकलांग बंधुओं को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना जहां वो जाना चाहते, उसके लिए फीस नहीं लेना, उसके लिए शुल्क नहीं लेना। रविवार के दिन आधा दिन जो भी मिलता है, कमाई होती है, उसको गुरुद्वारे में दान स्वरूप देना और आधा दिन गुरुद्वारे में श्रम साधना श्रम दान करना। अभी किसने बताया उसको, लेकिन ये कर रहे हैं। ऐसे इस देश के अंदर लाखों लाख लोग ऐसे होंगे जो स्वयं की प्रेरणा से अपना सुख न देख करके भी समाज सुखी हो इसके लिए लगे हुए हैं। बंधुओं, सेवा करने वाले लोगों का मनोभाव कैसा होना चाहिए, किस प्रकार सोच होनी चाहिए? तो हमारे यहां दो शब्द प्रचलित है, एक है वेदना, दूसरी है संवेदना। वेदना तो सबको होती है, कहीं पर कोई घटना दुर्घटना देखते हैं तो हर एक के मन में दुख होता है, पीड़ा होती है, किंतु संवेदना किसी किसी को होती है। संवेदना होना इसका मतलब है उस दुख को दूर करने के लिए अपने आप को झोंक देना, अपने आप को लगा देना। गिरीश चंद्र घोष स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कभी कभी विद्यार्थी जीवन में उनसे खुल करके बातचीत भी करते। गिरीश चंद्र घोष जब स्वामी विवेकानंद जी बड़े आदमी बन गए, एक प्रकार से उनकी दुनिया में ख्याति फैल गई, अपने एक कक्षा ले रहे थे, वेद वेदांत की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन गिरीश चंद्र घोष उनके आश्रम में आए, काली घाट में। नरेंद्र पढ़ा रहे थे। नरेंद्र को पूछा गिरीश चंद्र घोष ने, नरेंद्र, मैं अभी कलकत्ते के अमुक मोहल्ले से आ रहा हूं, एक विधवा महिला विलाप कर रही थी अपने पति के वियोग में। एक गरीब बालक रास्ते में दिखा तो वो भूख से व्याकुल बिलबिला रहा था। क्या तुम्हारे वेदांत में उस गरीब बच्चे के भूख को, क्षुधा को तृप्त करने के लिए कोई उपाय है? क्या उस विधवा महिला को सांत्वना देने के लिए तुम्हारे वेदांत के अंदर कोई उपाय है? और ऐसे 4 प्रश्न पूछते हैं गिरीश चंद्र घोष। नरेंद्र उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते और आखिरी में पढ़ाना छोड़ करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते हैं और धड़ाम उसको वहां बैठ करके रोने लगते हैं। गिरीश चंद्र घोष कहते हैं, मैं नरेंद्र का इसलिए सम्मान नहीं करता, इसलिए अभिनंदन नहीं करता कि वो बहुत बड़े विद्वान है, बहुत कुशल वक्ता है। मैं उनका सम्मान अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उनके अंदर संवेदना है, जो गरीबों के लिए रोता है, दुखी होता है। और इसलिए विदेश की धरती पर स्वामी विवेकानंद जी एक संपन्न परिवार में रुके थे तो रात्रि भर सो नहीं सके थे, आंसुओं से उनका तकिया गीला हो गया था। यह भी हम सब जानते हैं। संवेदना का भाव चाहिए, और संवेदना का भाव कितना चाहिए? तो स्वयं का अपमान भी यदि हो रहा हो तो उस अपमान को भी पी जाना, इस प्रकार की संवेदना चाहिए। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के आह्वान पर स्वदेश आ गई थी। चलाने के लिए जगह जगह चंदे के लिए जाना पड़ता था, दान के लिए जाना पड़ता था। एक परिवार में, धनी मानी परिवार के नीचे खड़े होकर के उसने आवाज लगाई तो ऊपर से ही वो जो धनी परिवार है, मालिक, कहते आजकल ईसाई मिशनरी के लोग भी बन ठन करके चंदा मांगे के निकल गए। तो भगिनी निवेदिता कहती है, नहीं तो मैं एक विद्यालय चलाती हूँ बालिकाओं का, गरीब बालिकाओं का, उसके लिए सहायता के लिए आई। नीचे उतरे मकान मालिक, थोड़ी बातचीत की भगिनी निवेदिता ने, तो उसको एक थप्पड़ दे दिया। आप कल्पना करें
कि भगिनी निवेदिता सहायता के लिए, बालिकाओं के विद्यालय के लिए, चंदे के लिए, दान के लिए वो आई थी, उसको एक थप्पड़ मकान मालिक देता है। आप और हम रहते क्या? भगिनी निवेदिता तो इस देश की नहीं थी, विदेश से आई थी, किंतु स्वामी विवेकानंद जी के साथ, इस देश के साथ इतनी तादाद हो गई, इस देश का दुख ही उसको अपना दुख लगने लगा। भगिनी निवेदिता उत्तर देती है, महाशय आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, आप मुझे धक्का देकर भी निकाल सकते हैं, किंतु इससे उन मालिक को कुछ नहीं देगा। इतना बड़ा मकान मालिक, करोड़पति, वो भी द्रवित हो जाता है, उसका हृदय पूरी तरह से गल जाता है। ऊपर जाता है, चेक बुक लाता है और चेक बुक ला करके भगिनी निवेदिता के सामने रख देता है, कहता है आपको जितना सहायता चाहिए उतना आप लिखो। जो सेवा करने वाले लोग हैं उसके मन के भाव कैसे चाहिए? हमको अपमान मिलेगा। आज भी कोरोना के कालखंड में कई लोग काम करते हैं, सेवा के काम में लगे हुए हैं, कई लोगों को कहीं कहीं पर तिरस्कार भी झेलना पड़ा। ये भाव जो है वो हम सब लोगों को सेवा कार्य के लिए सदा सर्वदा प्रवृत्त करके रख सके। बंधुओं, हमारे कुल मिलाकर के ये जो सेवा का भाव जो हमारे अंदर आता है वो 3 बातों से आता है। एक, दर्शन से। दर्शन अर्थात फिलॉसफी का दर्शन नहीं, देखने से। देखने से हमारे अंदर जो मन को पीड़ा होती उससे सेवा का भाव जागृत होता है। दूसरा है श्रवण से। जब ऐसी बातों को हम सुनते हैं तो उससे भी हमारे अंदर सेवा की वृत्ति का जागरण होता है। तीसरा जो आता है वो अध्ययन में से। ऐसे साहित्यों का जब अध्ययन हम करते हैं तो उससे भी हमारे मन के अंदर सेवा की वृत्ति जागृत होती है, पुष्ट होती है। दर्शन से कैसे होता है? मुंबई में एक महाविद्यालय में पढ़ने वाली बालिका, मुझे अच्छा वाला मोबाइल चाहिए। आजकल जो कीमती मोबाइल है स्क्रीन वाला, वो मोबाइल चाहिए। अब माता पिता तो बच्चों के लिए जो कुछ भी है अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन पिताजी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, तो पिताजी ने कहा बेटा हमारी आर्थिक स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है, तो इतनी महंगी मोबाइल तो हम लोग नहीं कर सकते। बेटी ने कहा नहीं, मुझे वो तो वैसा ही मोबाइल चाहिए, मेरी सहेलियों के पास उसी प्रकार का मोबाइल है, मुझे भी चाहिए, मेरी सहेलियां मुझे उलाहना देती, मुझे अच्छा नहीं। अब माता पिता बच्चों के जिद को टालना भी कठिन, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो हम वो उस प्रकार का मोबाइल को देंगे। जन्मदिन के लिए थोड़ा समय था। इसी बीच में वो जो कॉलेज में बालिका किसी सहेली के साथ एक दिन मारुति वैन से कहीं आउटिंग के लिए निकली थी, बाहर मुंबई शहर के बाहर। उसकी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई। कड़ी धूप थी, गर्मी के दिन, तो धूप में व्याकुल, वहां आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था, थोड़ा दूर क्षेत्र था। तो देखा कि प्यास से व्याकुल, तो वहीं एक झोपड़ी बनी हुई थी, वहां पर वो लोग चली गई, दोनों सहेली। एक स्वयं ड्राइविंग कर रही थी, तो उसके साथ ये मोबाइल मांगने वाली। वहां झोपड़ी में गई तो उन्होंने पानी मांगा, तो वहां जो रहने वाली माता जी थी उन्होंने कहा जरा बैठो, धूप से आ रही हो, थोड़ा सा पसीना सूख जाए, कुछ खा लो फिर पानी दे दो। को लगा कि झोपड़ी में रहने वाली महिला ये भी कितनी सहृदय है। उन्होंने कहा नहीं माँ, हमको तो केवल पानी दे दो। उन्होंने कहा अरे भाई, हमारे यहाँ केवल पानी पिलाने का रिवाज नहीं है, बैठो। बैठाया, उनको गुड़ वगैरह ला करके दिया, चिवड़ा गुड़, फिर उसके बाद में पानी ला करके दिया। उनको बड़ा अच्छा लगा।
इन बालिकाओं ने पूछा आप करती क्या हो? तो उन्होंने कहा मैं तो बर्तन मांजने का काम करती हूँ आसपास में जाकर। और उन्होंने कहा कि बचे हुए समय में मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती। उन्होंने अपना विद्यालय दिखाया। तो लगा कि ये खुद बर्तन मांजने वाली महिला और अपने बचे हुए समय में से गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती है। उनके उस विद्यालय को देख करके इतने प्रभावित हो। बाद में मैकेनिक को बुला करके वो गाड़ी का पंचर वगैरह ठीक किया, वो लोग वापस आ गए। जन्मदिन का समय आया तो उस बालिका ने, जिसने मोबाइल की मांग रखी थी माताजी पिताजी से, उन्हें कहा कि जो मोबाइल है वो मुझे मोबाइल तो नहीं चाहिए, मोबाइल का मुझे पैसा दे। उन्होंने कहा क्यों, तुमको मोबाइल क्यों नहीं चाहिए, तुम्हें तो मोबाइल चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे पैसा दे दो। क्या करोगी? मैं गरीब बच्चों के लिए कॉपी किताब लेकर के उसको भेंट करने जाऊं। कल्पना कर सकते हैं, एक कॉलेज में पढ़ने वाली बालिका जिसको मोबाइल का शौक था, उसकी चाह थी, दर्शन हुआ, उसको दृष्टि मिल गई, जीवन की दिशा बदल गई। अपने स्वयं के लिए जो इच्छा थी उसको भी, इच्छा को उसने किनारे, उसी विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को वो दान करती है। और उसके बाद में उस विद्यालय में कभी कभी पढ़ाने भी जाती है। उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। ये होता है दर्शन से। जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर सेवा का भाव जागृत होता है। दूसरा है श्रवण से। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो उससे भी हमारे मन के अंदर सेवा का भाव जागृत होता है। अमेरिका में एक लेक्चर देने के लिए अभय बंग अपने हिंदुस्तान के डॉक्टर हैं, गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र है वहां चिकित्सा काम करते हैं, पति पत्नी दोनों। अभय बंग का भाषण था, एक बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में, भारतीय मूल के लोगों के बीच में उनका भाषण था। भाषण समाप्त हुआ, सबके आंखों में आंसू थे। जितने भी पढ़े लिखे अमेरिका के करोड़पति लोग थे, सबके आंखों में आंसू। जैसे ही भाषण पूरा हुआ, डॉक्टर अभय बंग जी को घेर लिया और उन्होंने कहा कि हम लोग तो भारत के हैं, किंतु अपने बच्चों के कारण भारत छोड़ करके यहाँ आ गए। आप कम से कम भारत के लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, हमको भी उस सेवा में अपना सहभागी बनाओ, हम भी कुछ देना चाहते हैं। सब लोगों ने चेक बुक निकाल करके लाखों रुपए सहयोग के लिए इकट्ठा करके डॉक्टर अभय बंग वनवासी क्षेत्रों में चिकित्सा के काम के लिए जाने जाते हैं। कई लोगों का जीवन बचाया, कई लोगों का जान बचाया। इसको जब सुना अमेरिका के लोगों ने तो श्रवण के कारण उनके मन के अंदर भाव जागृत हो गया। दूसरा श्रवण से। तीसरा अध्ययन से। जब हम ऐसी चीजों का अध्ययन करते हैं तो भी हमारे अंदर वो वृत्ति और पुष्ट होती है इसकी। मुझे ध्यान में आता है छत्तीसगढ़ के एक कुष्ठ रोगी सदाशिव गोविंद कात्रे, वो स्वयं कुष्ठ रोगी, किंतु कुष्ठ रोगी होने के बाद भी रेलवे में नौकरी करते थे। घर में अपमान तिरस्कार सहते हुए उन्होंने एक कुष्ठ अस्पताल, कुष्ठ आश्रम शुरू किया। सारे देश के अंदर ऐसे तो कुष्ठ आश्रम कई होंगे, किंतु किसी कुष्ठ रोगी ने स्वयं अपनी पीड़ा समझ करके समाज को वैसी पीड़ा भोगना ना पड़े, ऐसा ध्यान में रखकर कोई कुष्ठ आश्रम शुरू किया, तो पहला कुष्ठ आश्रम। ऐसे सदाशिव गोविंद कात्रे के बारे में एक पुस्तक है, परमानंद माधवम। आप में से जिनको भी किताब मिले, परमानंद माधवम, ये परमानंद माधवम किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा पत्थर हृदय भी हो गया।
उनकी पीड़ा को पढ़ करके, सुन करके, अध्ययन में से भी सेवा का भाव जागृत होता है, सेवा की वृत्ति जागृत होता है। तो दर्शन से, श्रवण से और अध्ययन से मैं समझता हूं कि हम सब अपने कार्यकर्ताओं के अंदर भी इन विधाओं को रख करके कार्यकर्ता के मनों में सेवा वृत्ति का जागरण होना ये आवश्यक लगता है। बंधुओं, प्रत्यक्ष सेवा कार्य हमारे देश में करने वाले ऐसे अनेकों हमारे कार्यकर्ता, संस्था, संगठन हैं। विद्या भारती भी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारों से अनुप्राणित ऐसे जितने भी संगठन हैं, ऐसे अनेक संगठनों के द्वारा सेवा के प्रत्यक्ष काम देश में चलते हैं। कार्यकर्ता जो संस्कार ग्रहण करता है निस्वार्थ भाव से देश की, समाज की सेवा करने का, उसको अपने जीवन में वो उभारता भी है। कुछ तात्कालिक सेवा रहती है, कुछ दीर्घकालिक सेवा रहती है। हरियाणा नामक प्रांत है, हम सब जानते हैं, वहां पर मंडी डबवाली करके एक स्थान है। हमारे जैसे स्कूल चलते हैं वैसे ही बड़ा पब्लिक स्कूल, 5000 से अधिक उसमें भैया बहन पढ़ते होंगे। उसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उद्यमी हैं, ऐसे लोगों के भी बच्चे उसमें पढ़ते हैं। वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था, पूरा मंच सजा था, सामने कुर्सियां बनी हुई थी, सामने की कुर्सियों में वीआईपी लोग बैठे हुए थे। शाम का समय 5 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते चलते ही एक कहीं पीछे किसी किनारे पर एक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। जैसे ही समाचार उस पंडाल के अंदर कहीं पर आग लगी, धुआं उठा है, इतनी भगदड़ मच गई। सामने जो पुलिस अधिकारी एसपी महोदय बैठे थे, उन्होंने कहा, अरे भाई पहले मुझे इस पंडाल से सुरक्षित निकालो। जिसको सबके सुरक्षा करने का जिम्मा था वो पुलिस अधिकारी कहता है, मुझे पहले यहां से बाहर। जिस तेजी से आग फैल रहा था उस पंडाल के अंदर, उसी तेजी से उस मंडी डबवाली शहर के अंदर भी इस आग की घटना तेजी से फैल गई। अपने आवाज नहीं है। उनका नाम अशोक वडेरा जी। उसको जैसे ही समाचार मिला तो कुछ मित्रों को जानकारी दे करके सीधे उस पब्लिक स्कूल की तरफ चल पड़ा। कंबल आदि लेकर के, अत्यावश्यक सामान लेकर के चल पड़ा, टार्च कंबल लेकर। बाकी लोग तो सब कीकर तो विमूढ़ होकर के देख रहे थे। ये अशोक वडेरा अंदर घुस करके कंबल ओढ़ करके लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में लग गए। बाहर निकालते 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 उसकी श्वास फूल गई। थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, देखा एक बच्चे की रोने की आवाज। समझ में आ गया कि कोई बच्चा फंसा है। फिर तुरंत अंदर गए निकालने के लिए और निकालते निकालते वहीं अग्नि को ही समर्पित हो गया। लोगों को पता चला तो अशोक वडेरा की पत्नी भी आई। वो भी एक एक शव के पास में जाती थी, मुर्दे के पास में, और हाथ उठा करके देखती थी, रख देती थी। एक शव के पास में गई और हाथ उठा करके उन्होंने कहा, ये मेरे पति का शव है। लोगों ने कहा, यहाँ तो किसी को पहचानना भी मुश्किल है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे जले हुए पड़े हैं, तुमने कैसे पहचान लिया तुम्हारे पति का शव है? तो अशोक वडेरा की पत्नी का उत्तर था, 6 महीने पहले ही हमारा विवाह हुआ है। मैंने अपने पति के हाथों में, उंगलियों में जो छल्ला धारण करवाया है, वो छल्ला के आधार पर ही मैं पहचान सकी हूं कि मेरे पति का शव है। वो छल्ला उनकी उंगलियों पर विद्यमान है। ऐसे उस अशोक वडेरा का कैसा मन के अंदर भाव रहा होगा कि उन्होंने लोगों को आग से निकालते निकालते
अपना जीवन ही आपको समर्पित कर दिया। बाद में उसको वीरता के पुरस्कार से राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया, ये अलग बात है, लेकिन सेवा करने वाले किस प्रकार के होते हैं जानते हैं। सुरेश कामत नाम के एक कंप्यूटर इंजीनियर इस देश के अंदर चेन्नई में रहते हैं। सुरेश कामत, उनको फोन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के ऑफिस से जाता है कि भाई आपको राष्ट्रपति महोदय मिलना चाहते हैं। सुरेश कामत को लगा कि भाई राष्ट्रपति महोदय मुझसे क्यों मिलना चाहते, कोई अपराध तो नहीं करते हमने, कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या बात हो गई? नहीं नहीं आप आइए, आपसे। सुरेश कामत गए, थोड़ा मन के अंदर भय भी था। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलते हैं। कलाम साहब कहते बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्यों राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मिलने के लिए उसको बुलाए? तो सॉफ्टवेयर कंपनी में 15% विकलांगों को रखकर उसको स्किल, उसको पूरा करके उसकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता बढ़ाकर उसको अपनी कंपनी में ही नौकरी में रख लेते हैं। ऐसे सुरेश कामत विकलांगों के प्रति उसके मन के अंदर दया भाव, करुणा भाव, और केवल दया नहीं तो उसके जीवन को स्थायी रूप से ठीक करना, इसके लिए वो प्रयत्न मिल गए। इसलिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उनको बुलाते हैं। विक्रम गार्ड नामक स्थान है मुंबई के पास, वहां एक इंजीनियर है, उसका नाम हेमंत। बड़ी पढ़ाई लिखाई किया, इंजीनियरिंग भी किया, नौकरी किया, बाद में छोड़ के घर आ गए। वो देखते क्या थे कि मुंबई में पढ़ने के लिए जाने वाली बहुत सारी छोटी छोटी बालिकाएं पैदल जाती थी पहाड़ियों के रास्ते से। उनके मन में आया ये जो बच्चियां, यहाँ तो गाड़ी घोड़ा कुछ आ नहीं सकता, तो यदि इन बच्चों को साइकिल दे दिया जाए, इन बालिकाओं को, तो कितना अच्छा होगा। कम से कम साइकिल से उस पहाड़ी वाले रास्ते से आ सकते हैं बच्चियां। उन्होंने कुछ लोगों को आह्वान भी किया। उन्होंने आह्वान क्या किया कि आपके पास जो भी पुरानी साइकिल है वो मुझे दे दो, मैं उन पुरानी साइकिलों को रिपेयर करके थोड़ा ठीक कर दूंगा और उन बच्चियों को दे दूंगा। कुछ पुरानी साइकिल भी आई, एक दो लोगों ने कुछ आर्थिक सहयोग भी किया। ये विक्रम गार्ड का ये इंजीनियर हेमंत 600 से ज्यादा को साइकिल देकर उनके जीवन में एक अच्छा उत्साह, उमंग भरने में सफल हुआ है। परंतु कई प्रकार के डायमेंशन हैं काम करने के लिए। आशीष गौतम के बारे में हम सब जानते हैं। हरिद्वार में उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए चिकित्सा केंद्र ही नहीं शुरू किया, तो उनके लिए आवासीय विद्यालय भी शुरू। लेकिन प्रारंभ कैसा? उनके मन में विचार आता था कि यहाँ हरिद्वार में हजारों तीर्थयात्री आते हैं, मंदिरों को जाते हैं, दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, लेकिन इस कुष्ठ रोगी के तरफ इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? फिर उन्हें विचार किया कि कुष्ठ रोगियों की तरफ ध्यान उनका जाना चाहिए, बात तो सही, लेकिन तुम्हारा भी ध्यान कहाँ जाता है? तुम भी तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम भी तो कुछ कर सकते हो। अंतर्मुखी हो गया और फिर कुष्ठ रोगियों की सेवा कैसे की जा सकती है इसका थोड़ा प्रशिक्षण लिया। छत्तीसगढ़ में जाकर थोड़ी ट्रेनिंग ली कुष्ठ आश्रम में, और वहां अपने कुष्ठ रोगियों के घावों को धोना, मरहम पट्टी करना शुरू। लोग कहते थे इतना पढ़ा लिखा नौजवान लड़का, लगता है इसका दिमाग फिर गया, पागल हो गया। लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन आशीष गौतम जो है उस काम में लगा रहा। बंधुओं, कुष्ठ रोगियों के बारे में, उसके सेवा के विषय में अच्छे भाषण तो हो सकते हैं, अच्छे प्रबंध भी लिखे जा सकते हैं, किंतु प्रत्यक्ष कुष्ठ रोगी की सेवा करने के लिए यदि कहा जाए
तो अच्छे अच्छे हिम्मत वाले लोगों की भी हिम्मत पस्त हो जाएगी। ऐसे कुष्ठ रोगियों को अपना मान करके उसके घावों को धोना, मरहम पट्टी करना आसान काम नहीं था। फिर कुछ लोगों ने गैस सिलेंडर दे दिया, कुछ ने चूल्हा दे दिया, तो गर्म पानी करके वो काम करने लगे। धीरे धीरे कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा तो किया ही, फिर उनके छोटे बच्चे ध्यान में आ रहे, भाई छोटे बच्चों को ये यदि इसकी शिक्षा नहीं हुई तो ये आगे चल करके देश के लिए उपयोगी नहीं होंगे, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था की। आज कुष्ठ रोगियों को तो स्वास्थ्य लाभ देते ही हैं, उनके बच्चों के लिए भी अच्छा आवासीय विद्यालय चलाते स्थायी रूप से। ऐसे अनेक प्रकार के सेवा कार्य। रमेश नामक एक कार्यकर्ता केरल से कहां पहुंचे, नागालैंड पहुंचे। वहां के लोगों ने उसको कहा यहां से भाग जाओ। लोगों ने टिकट लेकर के भी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। तुम यहाँ क्या करोगे, तुमको लोग जीने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे, लोग खा जाएंगे, तुमको ही खा जाएंगे। किंतु कार्यकर्ता डटा रहा। यदि ईश्वर यदि नहीं चाहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, लेकिन यदि ईश्वर की इच्छा रही तो लाख व्यवधान मुझे मार्ग से अलग नहीं कर सकते। और ये रमेश नाम का कार्यकर्ता कहां केरल से नागालैंड करके वहां एक छोटा विद्यालय शुरू करते हैं, और 25 साल हो गए उस विद्यालय को चलते हुए। नागालैंड के अंदर एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान सब होता है। वहां के ऐसे 25 वर्ष की साधना के पश्चात उनके विद्यालय को देखने के लिए प्रदेश का मुखिया वहां जाता है। उनके मन को कितना आनंद। ऐसे देश भर के अंदर अनेकों ऐसे सेवा के काम इस कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने अनेक ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखे। 3 दिन से भूख से व्याकुल अपने पटना के एक कार्यकर्ता ने 1700 रुपए की सामग्री घर के लिए लाया था। वो 1700 रुपए की सामग्री जब उसकी पीड़ा देखी तो वो सामग्री लेकर के उनके घर पहुंच गया। 3 दिन से भूखा प्यासा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। डॉक्टरों के साथ स्क्रीनिंग के काम में मालूम है कि कोरोना से हम पॉजिटिव हो सकते हैं, हमारे जान को खतरा हो सकता है, फिर भी पूना और ठाणे जैसे स्थान पर अपने कार्यकर्ता डॉक्टरों के साथ स्क्रीनिंग के काम में लगे। बाद में अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ा तो क्वारंटाइन भी किया। ऐसे लाखों कार्यकर्ता, चाहे विद्या भारती के हो, संघ के हो, सेवा भारती के हो, इस कोरोना के कालखंड में सब प्रकार से, चाहे वो श्रमिक बंधु हो, उसके आते समय उसके यातायात की व्यवस्था हो, उनको भोजन देने का विषय हो, रक्त की आवश्यकता है, हॉस्पिटल बंद है, रक्त मिल नहीं रहा है, ऐसे सब प्रकार के काम अपने कार्यकर्ताओं ने इस तरह किए। बंधुओं, सेवा कार्य के बहुत सारे आयाम भी हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा आयाम